जय हिंद। आज हम देखते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के गति के नियम को जानने से पहले हम थोड़ा न्यूटन साहब के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन साहब का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था, जिन्होंने एक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक पढ़ करके गति के नियम संपादित किए थे, जो कि उन्हीं का प्रिंसिपिया पुस्तक भी लिखा हुआ था। उन्होंने 3 नियम दिए थे। ये तीनों नियम को हम न्यूटन के गति के नियम से जानते हैं। ये तीनों नियम को जानने से पहले एक मेन टॉपिक बीच में आ जाता है, फोर्स के बारे में जानना, यानी कि बल के बारे में जानना। बल क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु पर हम अपनी एनर्जी लगाते हैं या उसको हम थोड़ी पुशअप करते हैं, उसके स्थान में चेंजिंग आ जाती है या उसके आकार में चेंजिंग आ जाती है, उसे ही हम बल कहते हैं, यानी कि फोर्स कहते हैं। बल जो होता है वो 2 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, बल जो होता है हमारा फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है बैलेंस फोर्स और एक हो जाता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? यानी कि संतुलित बल क्या होता है? अगर दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, कोई भी वस्तु है, एक वस्तु बीच में रखी हुई है, दोनों तरफ से उस पे समान बल लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है, उसके स्थान में चेंजिंग नहीं आती है, तो उसे ही हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, यानी कि बैलेंस बना करके रखना, ठीक है ना। तो यानी कि संतुलित बल जो होता है, मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई आकर के 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर के इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसके स्थान में चेंजिंग आएगी? नहीं आएगी। क्या है? तो जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा है, तो यानी कि दोनों तरफ से समान फोर्स लग रहा है, तो इसके इसके अलावा इसके स्थान में चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होगा? इसके ये किधर कोई मूव नहीं कर सकता, ना ही इस तरफ और ना ही इस तरफ मूव करेगा। अनबैलेंस फोर्स में क्या हो जाता है? अनबैलेंस फोर्स में होता है, अगर कोई भी वस्तु रखी हुई है बीच में, अगर कोई आकर के उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उससे ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी कि मान लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उसके स्थान में चेंजिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि कोई आ रहा है तो ज्यादा ताकत से उसको वस्तु को धकेला, कोई आ रहा है तो भैया उसके पास ताकत ही नहीं है, तो धकेलेगा क्या वो? तो ठीक है, तो भैया वहां पे क्या हो जाता है, कोई आकर के 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई इसी पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा देता है, तो इसके स्थान में चेंजिंग आ जाती है। जो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उसी की तरफ ये वस्तु क्या हो जाती है? मूव हो जाती है। अब हम चलते हैं न्यूटन की गति के पहला नियम के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है, अगर कोई भी वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगा, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर पाए। यानी कि बाहरी बल जब तक उस पर कोई कार्य नहीं करेगा तब तक उसके स्थान में चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि हमारे कहने का मतलब, अगर कोई भी वस्तु है या कोई गाड़ी है, वो गति में है यानी कि मोशन में है, उसको रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए, यानी कि विराम की अवस्था में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ब्रेक दबाना पड़ता है। यानी कि वहां पे हमारा कोई बाहरी बल कार्य कर रहा है, यानी कि हम उस पर कोई कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी वहां पे काम कर रहा है, तब वो मोशन पोजीशन से रेस्ट पोजीशन में आ रहा है। अगर कोई भी वस्तु विराम में है, उसको गति में लाना होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है? एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है, तब वो रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में आता है भाई साहब। तो यानी कि अगर कोई भी वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि हम अपना कुछ एनर्जी नहीं डालेंगे तब तक उसके स्थान में चेंजिंग ही नहीं आएगी भाई साहब, ठीक है। तो इसे हम आप लोग जानते होइएगा इनेशिया के नाम से, यानी कि न्यूटन को पहला गति का नियम जो है उसको हम इनेशिया यानी कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम जो होता है वो 3 प्रकार के इसमें देखे गया है। पहला देखा गया गति का जड़त्व, दूसरा देखा गया विराम का जड़त्व और तीसरा देखा गया दिशा का जड़त्व। यानी कि इनेशिया ऑफ मोशन जो होता है, गति का जड़त्व क्या होता है? अगर मान के चलिए कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, वो गति कर रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, वो आपका शरीर भी उस गाड़ी के साथ साथ मोशन कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है। अगर गाड़ी ड्राइवर अचानक ब्रेक दबा देता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि गाड़ी के साथ साथ मेरा शरीर भी वहां पे क्या कर रहा था? गति कर रहा था। वो चाहता है जो हम अचानक विराम की अवस्था में ला दें, तो भैया अचानक विराम की अवस्था में लाने के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर क्या हो जाता? अनकंट्रोल हो जाता है, इसीलिए हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाती है, ठीक है। दूसरा आ जाता है इनेशिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है?
मान के चलिए, अगर आप कोई दोस्त उसके साथ पीछे बाइक पे बैठे हुए हैं और दोस्त किसी से बात कर रहा है, अचानक दोस्त को कॉल आता है, अरे यहाँ पे मार हो गया भाई। तो वो क्या करता है, अचानक तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करता है, पीछे में बैठे हुए रहते हैं, वो एक्सीलेटर देता है, आगे तुरंत बढ़ा देता है, यानी कि रेस्ट से तुरंत मोशन की पोजीशन में ला देता है। तो आप अचानक क्या हो जाता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, यानी कि हमारा शरीर क्या था, विराम की अवस्था में, और चाह रहा जो हम अचानक इसको गति की अवस्था में ला देने के लिए हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है, इसीलिए हम पीछे की तरफ इनेशिया कारण हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तीसरा आ जाता है इनेशिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का जरूरत। दिशा का जरूरत क्या होता है, मान के चलिए अगर आप पापा के साथ बैठे हुए हैं बाइक पर और घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं मुरानी आ जाती है और मुरानी पे जैसे ही पापा हैंडल मोड़ते हैं गाड़ी का, तो आप पापा के जस्ट अपोजिट साइड झुक जाते हैं। या स्कूल जाते होंगे तो स्कूल बस का ड्राइवर जैसे ही स्कूल के गेट पे हैंडल मोड़ता है, तो हम ड्राइवर के जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि हैंडल इस तरफ मुड़ा है, गाड़ी इस तरफ, डायरेक्शन गाड़ी की इस तरफ जा रही है, तो हमारा शरीर क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट उल्टा साइड झुक जाती है। क्यों, यानी कि इनेशिया कारण क्या हो जाता है, हमारा दिशा में भी चेंजिंग आ जाती है। अगर आपको ये पहला नियम पता हो गया होगा, अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, गति का दूसरा नियम के बारे में। इसको जानने से पहले एक मेन टॉपिक बीच में आ जाता है, एक्सेलरेशन के बारे में जानना है, यानी कि त्वरण के बारे में जानना। त्वरण क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी कि टाइम में एक्सचेंज होगा तो वेलोसिटी में क्या आएगी, डिफरेंट आएगा, यानी कि उसमें परिवर्तन आएगा भाई साहब। ठीक है, डिफरेंट आएगा, यानी कि हमारा त्वरण जो है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि हमारा वेग जो हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी जो हो गया हमारा दो प्रकार के हो गया है, दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक हो जाता है फाइनल वेलोसिटी और एक हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी। पहला क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। अंतिम वेग, इसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के जब तैयार हो जाता है भाई साहब, जो भैया एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यानी कि यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। हमारा जो त्वरण कहता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो कहता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं भाई साहब। तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। अब गति का जो दूसरा नियम कहता है, बल जो है वो समानुपाती किसके है, द्रव्यमान और त्वरण के, यानी कि मास और एक्सेलरेशन का जो फोर्स जो है हमारा समानुपाती हो जाता है मास ऑफ एक्सेलरेशन का। तो ये हमारा प्रूफ क्या करना है, बल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए मास और एक्सेलरेशन का, द्रव्यमान और त्वरण का बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारा कहा क्या रहा है, बल जो हमारा है यहाँ पे वो समानुपाती है द्रव्यमान और त्वरण का। यानी कि कहने का मतलब गति का दूसरा नियम ये कहता है, अगर कोई भी वस्तु को हम जितना एनर्जी से उस पर धक्का देंगे, उतने ही उसके समय के साथ उतनी ही तेजी से वो गति भी करेगा। यानी मान के चलिए अगर कोई फुटबॉल है, वो फुटबॉल को लात को हम जितना लात तेजी से मारेंगे उस पे, तो उतना ही तेजी से वो गति करने लगेगी, यानी कि वो उड़ने लगेगी। ठीक है ना, अगर गेंद को जितना तेजी से हम फेंकेंगे उतना ही तेजी से ऊपर वो उड़ने लगती है। ठीक है, तो हमारा गति का जो दूसरा नियम कहता है, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या होता है, न्यूटन जो होता है, अरे बल जो होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई साहब, तो किलो प्रति ग्राम हो जाता है। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखा गया हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे बल कह रहा है वो समानुपाती किसका है, द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि मास ऑफ एक्सेलरेशन का समानुपाती। यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम लगाते हैं
चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, इसे हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी बराबर हो जाता है मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यानी कि यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाता है। यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान क्या हो जाता है, अंतिम वेग माइनस द्रव्यमान प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे अगर डेल्टा पी मान लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन में टी, तो भाई साहब यहाँ से फोर्स हो गया समानुपाती। डेल्टा पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, एम यहाँ पे भैया मास क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई, एम को हम कॉमन ले लिए। अब हमारा बचा क्या, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी सॉरी अपॉन में टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है बल जो होता है वो समानुपाती एम और ये इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला है भाई साहब, आपको पहले ही हम इक्वेशन बता दिए एक्सेलरेशन में। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को तो पहले ही पता है, माइनस अधिक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो इसके जगह पे ये इक्वेशन की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। ये इक्वेशन तो हमारा यहाँ पे भी है, तो इसके जगह पर हम ए लिख सकते हैं आसानी से। तो भैया यहाँ से हम ए क्यों नहीं लिख सकते, ए लिख दिए। तो अब हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट को हटाने के लिए अल्फाबेटिकली का कोई भी लेटर हम उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे के ले सकते हैं, के ले लेते हैं। के इक्वल टू हो जाता है एम और ए, एम और ए। तो एफ अगर के जगह पर 1 पुट करते हैं तो के का मान 1 हो जाता है, तो इसका लिखा नहीं जाता है 1। तो एफ इज इक्वल टू एम और ए, यानी कि बल जो है उस किसके बराबर, द्रव्यमान और त्वरण के बराबर। यही तो हमको प्रूव करना था। यानी कि गति का दूसरा नियम जो कहता है जो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु पर जितना तेजी से हम उस पर एनर्जी लगाएंगे, बल लगाएंगे, उसको धक्का देंगे, या ये मतलब क्या कह सकते हैं, जितना तेजी से कोई वस्तु को फेंकेंगे उतना ही तेजी से वो, उतना ही रफ्तार में वो क्या होगी, गति भी करने लगेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं गति का तीसरा नियम पे। ठीक है, गति का तीसरा नियम तो आप लोगों को पता ही होगा। गति का तीसरा नियम से थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, पहले ही देख करके बता देंगे। जो एक्शन और रिएक्शन भैया, जैसा काम वैसा परिणाम मिलने वाला है यहाँ पे। तो अगर मान के चलिए अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु पे जितनी तेजी से या जितनी एनर्जी के साथ हम उसको धक्का देंगे उतना ही तेजी से उतना ही एनर्जी के साथ मुझे भी धक्का देता है, तो वहां पे गति का तीसरा नियम लागू होता है। यानी कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है, जैसा काम करेंगे वैसा ही परिणाम आपके साथ होने वाला। अगर दीवार पर जितना तेजी से आप धक्का देते हैं उतना ही तेजी से आप पर भी दीवार धक्का देता है, तो यहाँ पे गति का तीसरा नियम लागू होता है। जैसे अगर बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाते जितना ही तेजी से बंदूक की गोली आगे निकलती है उतना ही पीछे हमें भी धकेलती है। यानी कि गति का तीसरा नियम यहाँ पे लागू होता है। अगर मान के चलिए अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसा, अगर आप दोस्त के साथ गए घूमने के लिए और दोस्त का गर्लफ्रेंड 5 दिन से बात नहीं कर रहा, वो उसका पूरा दिमाग घसक गया और दोस्त को आप कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, तो दोस्त क्या हुआ, आपको एक थप्पड़ मार दिया। क्या कर दिया, एक थप्पड़ आपको मारा, तो आप गुस्सा करके, आप तो गांधी जी है नहीं जो आप भी दूसरा गाल निकाल कर भैया दूसरा भी मार ले, अपना शांति कर ले गुस्सा। लेकिन आप क्या ठहरे, पूरा भैया हम तो इसको बदला तो सधाएंगे, आप भी उसको एक थप्पड़ खींच दिए। तो यहाँ पर भी जैसा आपके साथ एक थप्पड़ मारा वैसा ही आप भी उसको एक थप्पड़ मार दिए। यहाँ भी गति का तीसरा नियम लागू होता है। अगर आपको तीनों नियम मजेदार तरीका से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जो हाँ याद हो गया भैया। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा।